वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023 जो कि आपका टेंटेटिव डेट्स लास्ट वीक ऑफ सितंबर बन रहा है और उसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें अभी पेपर 1 को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है और पेपर 1 का इंटायर सिलेबस को आप देखेंगे तो मुख्य रूप से वहाँ एमपी जीके है, मध्य प्रदेश जीके है और कुछ प्रश्न आपका लगभग 25% जो कि आईसीटी से हैं वही है। तो हम लोग अगर एमपी जीके पे कमांड करते हैं तो फर्स्ट पेपर में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो फर्स्ट पेपर के लिए क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार जारी है। फिर से एक नए क्लासेस में आप सभी का दिल से स्वागत है साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में वन एवं वन्य जीव, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन मध्य प्रदेश, और इससे रिलेटेड हम लोग टॉप एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे एज ए प्रैक्टिस सेट के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वन तो आप समझते हैं, और वन्य जीव क्या होते हैं, वन में रहने वाले जीव, इसके लिए इसके सिक्योरिटी के लिए वन जीव अभयारण्य बनते हैं। तो वन जीव अभयारण्य क्या होता है साथियों? अभयारण्य दो शब्दों से बना है। अभयारण्य जो है दो शब्दों से बना है। अभय, अभयारण्य जो है दो शब्दों से बना, अभय प्लस आरण्य। आरण्य, आरण्य मतलब क्या हो गया? वन, यानी ऐसा वन जहाँ पशु अभय पूर्वक यानी निर्भय पूर्वक रहते हैं। जैसे अभी होता है कि जंगलों में शिकारी आते हैं, शिकार भी कर देते हैं, कुछ लोग उसके वहाँ के पेड़ों की कटाई कर देते हैं तो निवास स्थल को प्रभावित करते हैं। लेकिन ऐसा वन जहाँ पे वो अभय रहते हैं, निर्भय, पूरी तरह उसे किसी चीज़ का भय नहीं रहता है, और कुछ ऐसे वन एरिया को सरकार अपने अंतर्गत रख लेती है, अपने कंट्रोल में कर लेती है या किसी संस्था को दे देती है जो वहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को रक्षा करने का दायित्व निभाती है। और अगर वहाँ पे कोई व्यक्ति आता है तो वो उसे बहुत ही नियम शर्तों को पालन करना पड़ता है ताकि वहाँ के पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, जानवरों को हानि ना पहुँचे। यानी वन क्षेत्र ही, यानी अरण्य क्या हो गया? अभयारण्य, वैसा वन क्षेत्र जहाँ पर निर्भय पूर्वक जानवर, जीव जंतु रहते हैं। और वह निर्भयता कौन प्रदान करता है? सरकार या कोई संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देश में बहुत सारी प्रजातियां जो कि जानवरों की है या पक्षियों की, वो विलुप्त होती जा रही थी, तो उनको संरक्षित करने के लिए वन जीव अभयारण्य का कॉन्सेप्ट हमारे देश में चला और देश में बहुत सारे वन जीव अभयारण्य बने हैं। तो इनसे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ये वो अभयारण्य कहाँ है, वो अभयारण्य कहाँ है, कौन सा बड़ा अभयारण्य है, या कौन से अभयारण्य में टाइगर मिलता है, कौन से अभयारण्य में आपका मोर मिलता है, ये सारे बहुत तरह के प्रश्न आते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग मध्य प्रदेश से रिलेटेड सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में वन एवं वन जीव। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस, यहाँ पर जिले होगा, जिले छुटा हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन जो है किस जिले में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? बालाघाट, झाबुआ, अलीराजपुर और शहडोल। किस जिला में सबसे ज़्यादा वन है, जंगल है? तो वो हमारा इलाका है साथियों, जिला है बालाघाट। बालाघाट में सबसे ज़्यादा वन है, सबसे ज़्यादा जंगल है, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले का वन घनत्व सर्वाधिक है ना? वन घनत्व, वन घनत्व क्या हो गया कि प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ है, सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रति किलोमीटर सबसे ज़्यादा आपका वन है? तो वो उसमें भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बालाघाट। सबसे ज़्यादा वन है वहाँ पर और सबसे ज़्यादा वन घनत्व भी है। दोनों में आपका आंसर क्या हो जाएगा? बालाघाट। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? सबसे कम, जैसे हम लोगों ने देखा पहले कि सबसे ज़्यादा कहाँ था, तो सबसे ज़्यादा को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम किस जिले में, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो वो जिला है हमारा कौन सा? शाजापुर, शुजालपुर, रायसेन या डिंडोरी। ए नंबर आपका हो जाएगा शाजापुर। शाजापुर में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो वनों पर रिसर्च करने वाली हमारी केंद्रीय संस्था है, सेंट्रल लेवल की और संस्था है, इसकी एक क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जैसे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है
इसके बहुत सारे क्षेत्रीय शाखा भी है, ब्रांचेज भी है, अलग अलग राज्यों में है। तो इसका मध्य प्रदेश में भी इसका एक ब्रांच है। तो वह किस जिले में आपसे पूछा जा रहा है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की जो शाखा है मध्य प्रदेश में, वह उसका ऑफिस कर सकते हैं, उसका कार्यालय कर सकते हैं। वह जो कार्य करती है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, भोपाल, बालाघाट, बैतूल या जबलपुर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जबलपुर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जबलपुर। जबलपुर में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि केंद्रीय संस्था है, उसकी शाखा, उसका ब्रांच जबलपुर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन कहाँ पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सागौन, मध्य प्रदेश में सागौन कहाँ पाया जाता है, होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल या ये सभी। सागौन का जो पौधा होता है मध्य प्रदेश में साथियों, वो होशंगाबाद में भी मिलता है, जबलपुर में भी मिलता है, बैतूल में भी मिलता है। यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी। अगला है खैर वृक्ष। खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है खैर वृक्ष। इससे क्या निकाला जाता है, तेल, गोंद, लाख या कत्था। तो खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। आप पान जो खाते हैं उनको पता होगा क्या होता है कत्था। पान के पत्तियों में लगाया जाता है और उसके बाद पान बनाया जाता है। ये जो कत्था होता है खैर वृक्ष से निकाला जाता है और एमपी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान एवं वन अभ्यारण्य है। जैसे कि पहला प्रश्न यही बनेगा, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल कितना है ना, वन क्षेत्र कितना है, तो 27%। कुल भूमि का 27% क्या है, वन है मध्य प्रदेश में। इस वन क्षेत्र में ही इसको भी शामिल किया गया है जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य है, जो कि सरकार के द्वारा संरक्षित हैं। इन सभी क्षेत्रों को भी इन 27% में ऐड किया गया था। आपसे इसको अलग करके पूछा जा रहा है कि 27% जो टोटल वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, इसमें राष्ट्रीय उद्यान प्लस अभ्यारण्य का प्रतिशत कितना है अलग से। तो 9%, 11%, 22% या 26%। तो साथियों इसका 11% है। 11% क्षेत्र जो होता है टोटल वन क्षेत्र का 27% है, जिसमें से 11% सरकार के द्वारा संरक्षित करके उन्हें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का रूप दे दिया गया है। तो 11% है राष्ट्रीय उद्यान प्लस अभ्यारण्य का जो क्षेत्र है वो टोटल भूमि का 11% है। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया, तो 1991, 1972, 1984 या 2000। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रभाव में आया था। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है ना, सबसे छोटा अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल होता है उसके अनुसार सबसे छोटा, सबसे कम एरिया पे कौन सा अभ्यारण्य फैला हुआ है, पेंच, ओरछा, राला मंडल या नरसिंहगढ़। तो सबसे छोटा अभ्यारण्य मेरे दोस्तों राला मंडल है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कौन है, राला मंडल। अगला है डॉल्फिन किस अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है, डैश है मीन्स किस। डॉल्फिन किस अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है। जैसा मैंने कहा कि सभी जीव जंतुओं को, सभी पक्षियों को संरक्षित करने का कार्य सरकार करती है ताकि उसकी प्रजाति विलुप्त नहीं हो। तो डॉल्फिन को भी संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। और डॉल्फिन क्या है, ये जल जीव है, जलीय जीव है, ये जलीय जीव है, मछली है। तो ये तो इसको तो पानी चाहिए, तो ये कहाँ रहेगी, नदियों में। इसको नदियों को भी संरक्षित कर दिया गया है, नदियों को भी अभ्यारण्य के अंतर्गत लाया गया है। तो और उसी नदी में डॉल्फिन को डाला गया है। तो किस नदी में, तो डॉल्फिन किस अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है, वहाँ पे डाला गया है चंबल अभ्यारण्य है ना, घड़ियाल अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य या शिवपुरी। तो डॉल्फिन के लिए फेमस हमारा सरदारपुर अभ्यारण्य। सरदारपुर अभ्यारण्य में जो नदियाँ हैं वहाँ पे डॉल्फिन मछली को डाला गया है, उनको संरक्षित करने के लिए वहाँ पे रखा गया है। और जो पर्यटक आप जा सकते हैं, आपको अगर घूमना है आप इससे घूम सकते हैं। आपसे टिकट भी वहाँ पे कटवाना पड़ता है, उसके अंदर जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे कुछ क्षति नहीं पहुँचाना है। ये बहुत नियम और शर्तें वहाँ पे लागू है, इन सभी को आपको पालन करना होता है और जाने का मना नहीं है। बहुत सारे लोग इसको घूमने के रूप में बहुत ही शानदार का अनुभव रहता है और बिल्कुल
नेचर से जुड़ा हुआ आपको फील होगा जब वहाँ जाएंगे तो। मध्य प्रदेश में अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है? डायनासोर जिनकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है तो उनका जो जीवाश्म मिला है तो उनके जीवाश्म को लेकर उद्यान बनाया जा रहा है, ताकि लोग जो डायनासोर आज से लाखों वर्ष पहले हमारे कह सकते हैं धरती पर हुआ करते थे, आज लोग थोड़ा कह सकते हैं कि उन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक अभ्यारण्य बनाया जा रहा है उनके जीवाश्म को लेकर। तो वह कहाँ पर है? उद्यान बनाया जा रहा है डायनासोर को लेकर, ताकि डायनासोर के बारे में लोग जान सके, समझ सके, कैसे उसकी संरचना थी, कितना बड़ा जीव हुआ करते थे। बहुत सारी चीज़ें लिखी भी रहती हैं, जैसे आपको कोई जीवाश्म रहेगा उस पार्ट के बारे में वहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती हैं, जो जाएंगे उन्हें बहुत सारा डायनासोर के बारे में जानकारियाँ भी मिलेगी। तो इस प्रकार का जीवाश्म उद्यान, और जीवाश्म किसका? डायनासोर का। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पूरे उद्यान में आप जाएंगे तो डायनासोर के बारे में ही रहेगा, यानी डायनासोर के बारे में आप बहुत ही ज़्यादा जान पाएंगे, क्योंकि पूरा उद्यान ही डायनासोर से रिलेटेड रहेगा। तो डायनासोर के बारे में आप बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं इस प्रकार के उद्यान में जाकर। तो मध्य प्रदेश में ऐसा स्थापित किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर बनाया जा रहा है? उज्जैन, श्योपुर, धार या दतिया? तो जीवाश्म उद्यान जो बनाया जा रहा है डायनासोर का, वो हमारा धार में बनाया जा रहा है। धार में राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है सबसे बड़ा, है ना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश में बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन है? कान्हा किस्ली, बांधवगढ़, पन्ना या सतपुड़ा? तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे दोस्तों, वो है हमारा बी नंबर बांधवगढ़। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बांधवगढ़, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए जो टॉप MCQ थे उसको हम लोगों ने देख लिया है। फिर से मिलते हैं एक नई क्लासेस में, और टिल एग्ज़ाम, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का, आपका जब तक आप एग्ज़ाम का डेट अनाउंस नहीं हो जाता, एग्ज़ाम हो नहीं जाता है, तब तक एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 पर क्लासेस लगातार जारी रहेगी। और आपने भी अगर फॉर्म भरा है और चाहते हैं कि आपका पेपर 1 में 50 में से 45 मार्क्स, 50 में 45 मार्क्स आना चाहिए, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री में पेपर 1 की तैयारी आप कर सकते हैं, 0 फीस में। 0 फी आपसे लिया जा रहा है। बस आपको इसके लिए क्या करना है? बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल बटन को क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और सभी क्लासेस देख सकें आप। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर सभी क्लासेस देख सकते हैं MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए। यहाँ पे आप टाइप करना होगा MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1, ये आप टाइप करेंगे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, या प्लेलिस्ट में जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जाना है, और लिस्ट पे MP असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ लिखा रहेगा और पेपर 1 लिखा रहेगा, MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1। तो उसमें आपको प्रीवियस सभी क्लासेस मिल जाएंगे, और आप 40+ लगभग क्लासेस हो चुकी है, और आप अगर इन सारे क्लासेस को करते हैं तो निश्चय ही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और आप आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 45 प्रश्नों को सही कर पाएंगे 50 में से, अगर आप सभी क्लासेस को अच्छे से याद करके रखे हैं तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।